नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 30 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेलस लॉ। तो मेलस लॉ को डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने के कई सारे तरीके होते हैं। रिफ्लेक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं हम, रिफ्रैक्शन के माध्यम से भी। तो एक और यूनिक सा तरीका आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप मान लीजिए कि कुछ ये इस तरह का आपके पास एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपने कुछ मेटल वायर्स बांध रखी हैं। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये आपकी मेटल वायर्स हैं इस तरीके से। ये आपका एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है जहां पर ये वायर्स आपकी ऐसे इस तरीके से बंधी हुई हैं। ये मेटल वायर्स हैं बीच में। यहां से अगर मैं एक लाइट इंसिडेंट कराऊं जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रैंडम है, ठीक है। अब ये तो ऐसा हुआ कि हमने क्या किया है कि आपकी सीढ़ी ऐसे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और इस साइड से लाइट आई है। एक तो ये बात हुई। अगर मैं इस सीढ़ी को इस साइड से देखूं, कहने का मतलब ऐसे देखूं उसके सामने से, और आपकी लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो ऐसे इंसिडेंट होने वाली लाइट जो कि अनपोलराइज्ड है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम मोशन में ऑसिलेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। क्योंकि जब प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में रहेगा। इस प्लेन में जहां भी रहेगा उसके हमने 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक एक्स एक्सिस के लूं, एक वाई एक्सिस के लूं। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये मेटल है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आगे ये कनेक्टेड है, मतलब फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जब यहां पर ये लाइट इंसिडेंट होगी, फॉर इंस्टांस इस तार पर मान लीजिए आप, इस तार पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तार की डायमेंशन इतनी है कि उसका इस डायरेक्शन में मोशन कोई सब्सटेंशियल नहीं होगा। तो कहने का मतलब, जब लाइट इसके थ्रू जाएगी अनपोलराइज्ड लाइट, तो उसका एक कंपोनेंट ये वाला कंज्यूम हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये वाला इंटैक्ट रहेगा, जो इसके थ्रू पास करने के बाद हमें आगे जाके मिलेगा। क्लियर है। तो यहां पर लाइट रैंडम ओरिएंट कर रही थी, इसके ये वाला कंपोनेंट हमेशा कंज्यूम हो जाएगा और ये वाला बचा रहेगा। तो इसका मतलब लाइट पोलराइज हो गई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहां भी आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर इससे जो तार बाहर निकलेगी, जो लाइट बाहर निकलेगी, इट विल बी पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन। तो आपका ये सीढ़ी नुमा जो तार है, ये एक पोलराइजर की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है। ये पोलराइजर क्या होता है? जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर दे उसको पोलराइजर कहते हैं। और पोलराइजर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। फॉर इंस्टांस ये इस एरो से मैंने डिनोट किया है कि इस पोलराइजर पर कोई भी आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे अनपोलराइज्ड, तो वो उसको इस डायरेक्शन में पोलराइज कर देगा। ये इस पोलराइजर का मतलब होता है, ठीक है। जैसे पोलराइजर होता है, ऐसे ही एक एनालाइजर भी होता है। एनालाइजर क्या करता है? वो एनालाइज करता है कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। वो भी सेम स्ट्रक्चर का ही बना होता है। क्लियर है। तो पोलराइजर और एनालाइजर टेक्निकली एक ही चीज है। पोलराइजर का काम होता है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करना, और एनालाइजर का काम होता है उसको एनालाइज करना कि वो पोलराइज्ड है या नहीं है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो आपको मेलस लॉ समझना बहुत ही आसान होगा। देखिए, मेलस लॉ बोलता है कि अगर यदि एक
अनपोलराइज्ड लाइट, ये आपकी क्या है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये जब एक पोलराइजर पर गिरेगी, ये आपका पोलराइजर है, ठीक है भैया। पोलराइजर पर गिरेगी तो पोलराइज हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यहां पर आपकी लाइट निकली है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से इट इज ई नोट। ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी विल बी आई विल बी इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर, बिकॉज इंटेंसिटी इज ऑलवेज क्या, वो आपकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है, जब ये एक एनालाइजर पर पड़ेगी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये आपका एनालाइजर है और ये आपका पोलराइजर है, ठीक है। अगर एनालाइजर ऐसा होगा, आप खुद देखिए, एनालाइजर ऐसा होगा तो आप ये इसको ऐसा मान सकते हैं, लेट्स से एनालाइजर की जो सीढ़ी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इस सीढ़ी के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट वाला पड़ेगा तो क्या करेगा, ये इस कंपोनेंट को तो एब्जॉर्ब कर जाएगा अलोंग द वायर, और जो वायर के परपेंडिकुलर है उसको अपने थ्रू ट्रांसमिट होने देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप खुद सोच के देखिए एक एनालॉजी। पहले एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, वो इस पोलराइजर के थ्रू गुजरी। पोलराइजर आप ऐसा मानिए, आपकी तरफ मानिए, अगर लाइट इस साइड से आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट है, रैंडम ओरिएंटेशंस हैं, अब जब वो इसके थ्रू पास करेगी तो इट विल ऑसिलेट इन दिस डायरेक्शन। जो पोलराइजर की डायरेक्शन है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की डायरेक्शन होगी। अब आप इस पोलराइजर को भूल जाइए, ये हो गया आपका पोलराइजर के थ्रू पास करके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट हो गया। आप पहले रैंडम कंपोनेंट थे, अब ये कंपोनेंट हो गया। पोलराइजर पीछे आ गया, इससे पास हो चुकी है। पोलराइजर के सामने एक एनालाइजर है जो सेम तरीके से बना हुआ है। एनालाइजर की डायरेक्शन ये है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन पोलराइज्ड होके आया है, इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर वाला है वो ब्लॉक हो जाएगा और जो इसके अलोंग है वो इसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट इंटेंसिटी। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है, ये दे रखा है, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल यदि थीटा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था, ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट हो जाएगा ई नोट कोस थीटा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं एक बार। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पहली बात तो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू ई नोट कोस थीटा, बिकॉज दिस वॉज ई नोट। इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो ई कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर होगा वो ई नोट साइन थीटा, और ई नोट साइन थीटा वाले को ब्लॉक कर देगा, ई नोट कोस थीटा वाले को पास होने देगा। यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई नोट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। यू कैन राइट आई इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वेयर थीटा। तो मेलस लॉ आपका यही बोलता है कि यदि एक पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल यदि थीटा है और पोलराइजर के थ्रू पास होके जो लाइट आई उसकी इंटेंसिटी यदि आई नोट है, तो एनालाइजर के थ्रू जो लाइट पास होकर जाएगी इट विल डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर।
मैं रिपीट करता हूं, मेलस लॉ बोलता है कि यदि एक पोलराइजर के थ्रू पास होने के बाद एक लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल थीटा है, तो एनालाइजर के थ्रू पास होने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी होगी इट विल डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो आपका I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे आई नोट क्या है, लाइट इंटेंसिटी, आप बोल सकते हो इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, इंसिडेंट जो पोलराइजर पर जो एनालाइजर पर इंसिडेंट हुई है, और I क्या है, इंटेंसिटी लाइट, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब वो एनालाइजर से पास हो चुकी है, वो आपकी I है, आई नोट आपकी इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी है, कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो मेलस लॉ आपका इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।